यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज स्पेशल बॉडी ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोप की यूरोपियन कमीशन एक स्पेशल बॉडी है। इस्टेब्लिश हुई है 1954 में और डिजॉल्व हो गई 1998 में। इसका लोकेशन क्या था? स्ट्रेसबर्ग, फ्रांस में। एथॉराइज किसके द्वारा एथॉराइज हुई थी? तो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के द्वारा। From 1954 to the entry into force of Protocol 11 of European Convention on Human Rights, individual did not have a direct access to European Court of Human Rights. They had to apply to the Commission, which, if it found that case to be well founded, would launch a case in the court on the individual's behalf. Protocol 11, which came into force in 1998, abolished the commission, emerged the court, and allowed individuals to take cases directly to it. इसमें लिस्ट ऑफ केसेस क्या क्या हैं? लिस्ट ऑफ केसेस में ग्रीक केसेस हैं, तो ग्रीक केसेस में देखते हैं। ग्रीक केसेस में इन सितंबर 1967 डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड नीदरलैंड ब्रॉट द ग्रीक केस टू द यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स alleging violation of European Convention of Human Rights by the Greek junta, which had taken power earlier that year. In 1969, the Commission found serious violations, including torture. The junta reacted by withdrawing from the Council of Europe. The case received significant press cover and was one of the most famous cases in the convention in history, according to legal scholar Ed Bates. केस नंबर डेनमार्क वर्सेज ग्रीस, नॉर्वे वर्सेज ग्रीस और स्वीडन वर्सेज ग्रीस और नीदरलैंड वर्सेज ग्रीस, यही केसेज रहा है इसमें। ठीक है, लिस्ट ऑफ केसेस इसमें। और इसके लिए यूरोपियन कन्वेंशन के लिए आगे देखते हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट ऑन सिविल सोसाइटी, इसमें क्या दिया हुआ है? यूरोपियन, तो साधारण सी बात यही है कि एक यूरोपियन कमीशन, इसको ट्रांसलेट करते हैं पेज को हिंदी में। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यूरोपियन मानवाधिकार आयोग यूरोप की परिषद का एक विशेष निकाय था, स्थापित 1954 में, भंग 1998 में, स्थान स्ट्रासबर्ग, फ्रांस, द्वारा अधिकृत मानवाधिकार पर यूरोपियन सम्मेलन। 1954 से मानव अधिकारों पर यूरोपियन सम्मेलन के प्रोटोकॉल 11 के लागू होने तक व्यक्तियों की यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय तक सीधी पहुंच नहीं थी। पहले लोगों की उन्हें आयोग में आवेदन करना पड़ा, जो अगर मामले को अच्छी तरह से स्थापित पाता है तो व्यक्ति की ओर से न्यायालय में एक मामला शुरू करेगा। प्रोटोकॉल 11 जो 1998 में लागू हुआ ने आयोग को समाप्त कर दिया, न्यायालय का विस्तार किया और व्यक्तियों को सीधे मामले में ले जाने की अनुमति दी। किसने? प्रोटोकॉल जो 1998 में लागू हुआ, इस आयोग को जो है समाप्त कर दिया और न्यायालय का विस्तार किया। मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन, तो इस पे तो मानवाधिकार पर यूरोपियन सम्मेलन, मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन
ECHR औपचारिक रूप से मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए कन्वेंशन की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। मानव अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता में यूरोप की तत्कालीन नवगठित परिषद द्वारा 1950 में क्या किया गया था, एक मसौदा तैयार किया गया और 3 दिसंबर 1953 को लागू हुआ। यूरोप के सभी सदस्य देशों की परिषद इस सम्मेलन के पक्षकार हैं और नए सदस्यों से जल्द इस सम्मेलन की पुष्टि करने की उम्मीद की जाती है। मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन जो है, इस पर हस्ताक्षर 4 नवंबर 1950 को किया गया था रोम में और 3 सितंबर 1953 से प्रभावी हुआ। इसमें 47 यूरोप के सदस्य राज्यों की परिषद का दल था और यूरोप की परिषद महासचिव इसके निक्षेपागार हैं और इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया, अंग्रेजी और फ्रेंच। कन्वेंशन ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की। इस कन्वेंशन ने क्या किया, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की। आमतौर पर अध्यक्षर ECHR द्वारा संदर्भित कोई भी व्यक्ति जो महसूस करता है कि एक राज्य पार्टी द्वारा कन्वेंशन के तहत उनकी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वह मामले को अदालत ले जा सकते हैं। उल्लंघनों का पता लगाने वाले निर्णय संबंधित राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं और उन्हें निष्पादित करने के लिए बाध्य हैं। यूरोप की परिषद के मंत्रियों की समिति के निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी करता है, विशेष रूप से न्यायालय द्वारा सम्मानित उचित रूप से क्षति हुए निरंतर के लिए आवेदकों को क्षतिपूर्ति भुगतान सुनिश्चित करने के लिए। कन्वेंशन में कई प्रोटोकॉल हैं जो कन्वेंशन फ्रेमवर्क में संशोधन करते हैं। कन्वेंशन का यूरोप के सदस्य देशों की परिषद में कानून पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इसे व्यापक रूप से मानवाधिकार संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है। मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन ने यूरोप में मानवाधिकारों के विकास और जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोप में काम कर रहे मानवाधिकार सुरक्षा की एक क्षेत्रीय प्रणाली के विकास को जुड़वा चिंताओं की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रेरणा पर आधारित इस सम्मेलन को मित्र देशों की शक्तियों की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, ताकि सबसे गंभीर को रोकने के लिए मानवाधिकार एजेंडा दिया जा सके। मानवाधिकारों का उल्लंघन जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिर से हुआ था। दूसरा कन्वेंशन स्टालिनवाद के विकास की प्रतिक्रिया थी। मध्य और पूर्वी यूरोप में और यूरोप की परिषद के सदस्य राज्यों को कम्युनिस्ट तोड़फोड़ से बचाने के लिए बनाया गया है। यह आंशिक रूप से उन मूल्यों और सिद्धांतों के निरंतर संदर्भों की व्याख्या करता है जो पूरे सम्मेलन में एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक है। इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह के सिद्धांत किसी भी तरह से सम्मेलन के भीतर परिभाषित नहीं हैं, 7 से 10 मई 1948 तक विंस्टन चर्चिल, फ्रांकोइस मिटरैंड और कोनराड एडेनायर नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं, ट्रेड यूनियनवादियों और धार्मिक नेताओं सहित राजनेताओं ने हेग में यूरोप की कांग्रेस बुलाई। कांग्रेस के अंत में कन्वेंशन बनाने के लिए एक घोषणा और निम्नलिखित प्रतिज्ञा जारी की गई थी। प्रतिज्ञा के दूसरे और तीसरे लेख में कहा गया है, हम विचार, सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक विरोध बनाने की अधिकार एवं की गारंटी देने वाले मानवाधिकार चार्टर की इच्छा रखते हैं। हम इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त प्रतिबंधों के साथ न्यायालय चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और हेग कांग्रेस के बाद यूरोप की परिषद द्वारा कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था। यूरोप की परिषद के 12 सदस्य राज्यों के 100 से अधिक सांसद 1949 की गर्मियों में मानवाधिकार के चार्टर का मसौदा तैयार करने और इसे लागू करने के लिए एक अदालत स्थापित करने के लिए परिषद की सलाहकार सभा की पहली बैठक के लिए स्ट्रासबर्ग में एकत्रित हुए।
ब्रिटिश सांसद और वकील सर डेविड मैक्सवेल 5 कानूनी और प्रशासनिक प्रश्नों पर विधानसभा की समिति के अध्यक्ष इसके प्रमुख सदस्यों में से एक थे और यूरोपीय आंदोलन द्वारा निर्मित पहले मसौदे के आधार पर सम्मेलन के प्रारूपण को निर्देशित किया गया। नूर्नबर्ग परीक्षण में एक अभियोजक के रूप में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। फ्रांसीसी पूर्व मंत्री और प्रतिरोधी सेनानी पियरे हेनरी टिटजेन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे संरक्षित करने के लिए अधिकारों की एक सूची का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से एक संख्या का चयन किया गया था जिसे हाल ही में न्यूयॉर्क में स्वीकार किया गया था, और परिभाषित करना प्रवर्तन न्यायिक तंत्र में कैसे काम कर सकता है। व्यापक बहस के बाद विधानसभा ने अपना अंतिम प्रस्ताव परिषद की मंत्रिपरिषद को भेजा, जिसने स्वयं सम्मेलन का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह को बुलाया। कन्वेंशन को प्रभावी राजनीतिक लोकतंत्र हासिल करने के लिए एक पारंपरिक नागरिक स्वतंत्रता दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूरोप की नवेली परिषद को अन्य सदस्य राज्यों में सबसे मजबूत परंपराओं से, जैसा कि यूरोपीय कोर्ट के अध्यक्ष गुइडो रायमोंडी ने कहा था, मानवाधिकारों की अपने न्यायालय के साथ मानवाधिकारों की सुरक्षा की यूरोपीय प्रणाली लोकतंत्र से असंबंधित होगी। वास्तव में हमारे पास एक बंधन है जो न केवल क्षेत्रीय या भौगोलिक है। एक राज्य मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन का पक्ष नहीं हो सकता है यदि वह यूरोप की परिषद का सदस्य नहीं है। यदि वह बहुलवादी लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता है तो यह यूरोप की परिषद का सदस्य राज्य नहीं हो सकता है। इसलिए एक गैर लोकतांत्रिक राज्य ECHR प्रणाली में भाग नहीं ले सकता। लोकतंत्र की सुरक्षा अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ चलती है, ये कहते हैं गुइडो रायमोंडी। कन्वेंशन को 4 नवंबर 1950 को रोम में हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया था। 3 सितंबर 1953 को इसकी पुष्टि की गई और इसको लागू किया गया। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और यूरोप की परिषद द्वारा इसकी देखरेख और प्रवर्तन किया जाता है। 1990 के दशक में उत्तरार्ध में प्रतिक्रियात्मक सुधारों तक कन्वेंशन की देखरेख एक यूरोपीय मानवाधिकार मसौदा आयोग द्वारा भी तैयार की जाती है। मसौदा कन्वेंशन को 1689 यानी 1689, अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स 1791, US बिल ऑफ राइट्स 1789, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन या पहले भाग के समान यद्यपि अधिक आधुनिक तरीके से व्यापक शब्दों में तैयार किया गया है। जर्मन मूल कानून के सिद्धांत के कथन कानूनी दृष्टिकोण से निर्धारक नहीं हैं। विशेष तथ्यात्मक स्थितियों में अर्थ निकालने के लिए अदालतों द्वारा व्यापक व्याख्या की आवश्यकता होती है। कन्वेंशन लेख प्रोटोकॉल 11 द्वारा संशोधित कन्वेंशन में 3 भाग होते हैं। मुख्य अधिकार और स्वतंत्रता खंड 1 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 2 से 18 शामिल हैं। खंड 2 अनुच्छेद 19 से 51 न्यायालय और उसके संचालन के नियमों को स्थापित करता है। खंड 3 में विभिन्न समापन प्रावधान हैं। प्रोटोकॉल 11 के लागू होने से पहले धारा 2 अनुच्छेद 19 ने आयोग और न्यायालय की स्थापना की। धारा 3 अनुच्छेद 20 से 37 और 4 अनुच्छेद 38 से 38 से 59 में संचालन के लिए उच्च स्तरीय मशीनरी शामिल थी, क्रमशः आयोग और न्यायालय। और खंड 5 में विभिन्न समापन प्रावधान थे। खंड 1 के कई लेख 2 अनुच्छेदों में संरक्षित हैं। पहला मूल अधिकार या स्वतंत्रता निर्धारित करता है, जैसे कि अनुच्छेद 2.1 जीवन का अधिकार, लेकिन दूसरे में मूल अधिकार पर विभिन्न बहिष्करण, अपवाद व सीमाएं शामिल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 2 जो कि मौत की ओर ले जाने वाले बल के कुछ उपयोगों को छोड़कर। अनुच्छेद 1 अधिकारों का सम्मान।
अनुच्छेद 1 केवल हस्ताक्षर पक्षों को उनके अधिकार क्षेत्रों के भीतर कन्वेंशन के अन्य लेखों के तहत अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाध्य करता है। असाधारण मामलों में अधिकार क्षेत्र एक संविधाकारी राज्य के अपने राष्ट्रीय क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकता है। कन्वेंशन अधिकारों को सुरक्षित करने का दायित्व तब विदेशी क्षेत्रों तक भी विस्तारित होता है, जैसे कि अधिकृत भूमि जिसमें राज्य प्रभावी नियंत्रण रखता है में लुई तुर्की मानवाधिकार के यूरोपीय न्यायालय के सदस्य राज्यों की है कि अधिकार क्षेत्र परंपरा है कि राज्य की सैन्य कार्रवाई का एक परिणाम के रूप में प्रभावी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों के लिए बढ़ा दिया जाने के लिए खारिज कर दिया। अनुच्छेद 2 जीवन यानी लाइफ, अनुच्छेद 2 लाइफ, अनुच्छेद 3 यातना, अनुच्छेद 4 दासता, अनुच्छेद 5 स्वतंत्रता और सुरक्षा, अनुच्छेद 6 निष्पक्ष सुनवाई, अनुच्छेद 7 पूर्वव्यापी गतिविधि, अनुच्छेद 8 गोपनीयता, अनुच्छेद 9 विवेक और धर्म, अनुच्छेद 10 अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 11 संघ, अनुच्छेद 12 विवाह, अनुच्छेद 13 प्रभावी उपाय, अनुच्छेद 14 भेदभाव, अनुच्छेद 15 अपमान, अनुच्छेद 16 विदेशी पक्ष, अनुच्छेद 17 अधिकारों का दुरुपयोग, अनुच्छेद 18 अनुमत प्रतिबंध। कन्वेंशन प्रोटोकॉल जनवरी 2010 तक कन्वेंशन के 15 प्रोटोकॉल हस्ताक्षर के लिए खोले गए हैं। इन्हें 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। वे जो कन्वेंशन सिस्टम के ढांचे में संशोधन करते हैं और वे जो अधिकारों का विस्तार करते हैं जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है। पूर्व को लागू होने से पहले सदस्य राज्यों द्वारा सर्वसम्मत अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि बाद वाले को बल में आने से पहले निश्चित संख्या में राज्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। प्रोटोकॉल 1 अनुच्छेद 1 अनुच्छेद इसमें प्रोटोकॉल 1 में अनुच्छेद 1 संपत्ति, अनुच्छेद 2 शिक्षा, अनुच्छेद 3 चुनाव, प्रोटोकॉल 4 में नागरिक कारावास मुक्त आवाजाही निष्कासन, प्रोटोकॉल 6 मृत्युदंड पर प्रतिबंध, प्रोटोकॉल 7 अपराध और परिवार, प्रोटोकॉल 12 भेदभाव, प्रोटोकॉल 13 मृत्युदंड का पुनर्मूलन प्रक्रिया। ठीक है।